हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर जो है रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म प्लांट, यानी आवर्त बीजी पादपों के अंदर जनन। ऐसे प्लांट जिनके अंदर कवर्ड सीड प्रेजेंट होते हैं उनके अंदर जनन की क्रिया पढ़नी है। ठीक है, तो इसमें जो टॉपिक इंक्लूड है वो देखते हैं हम कि आवर्त बीजी पादपों में जो जनन है उसमें दो टॉपिक इंक्लूड है, एक तो है लैंगिक जनन और दूसरा है अलैंगिक जनन। ठीक है, सबसे पहले अपन देखते हैं अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन ऐसी क्रिया या ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर मियोसिस यानी अर्धसूत्री विभाजन ना हो और युग्मक जो संलयन की क्रिया होती है वो भी ना हो। तो ऐसी जब कंडीशन होगी तो उसे क्या बोलेंगे अपन? अलैंगिक जनन या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म प्लांट। नेक्स्ट, मियोसिस। मियोसिस मियोसिस की प्रोसेस नहीं होगी, यानी अर्धसूत्री विभाजन नहीं होगा, सिंगेमी एब्सेंट होगी। तो ये जब कंडीशन अप्लाई होती है तो वो किसका पार्ट है? अलैंगिक जनन यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है। नेक्स्ट, जब ये दोनों प्रोसेस नहीं हो रही है तो उस कंडीशन के अंदर अपन इसे असंजनन या एपोमिक्सिस भी कह सकते हैं। तो याद रखना है आपने कि अर्धसूत्री विभाजन या युग्मक संलयन जब दोनों क्रियाएं ना हो तो उसे असंजनन कहते हैं, यानी जब मियोसिस और सिंगेमी एब्सेंट होती है तो उसे एपोमिक्सिस की प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है उसके टाइप्स। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स, इसमें अपन दो टाइप पढ़ते हैं। एक तो पढ़ते हैं ए गैमोस्पर्मी और दूसरा है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ए गैमोस्पर्मी को हिंदी में कहते हैं अनिषेक बीजता और दूसरा है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जिसे कहते हैं कायिक प्रवर्धन। पहला ए गैमोस्पर्मी, यानी लिखा हुआ है अनिषेक बीजता, यानी ए मतलब एब्सेंट, गेमस फ्यूजन और स्पर्म मतलब सीड। तो यानी ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर सीड से प्रोपेगेशन तो होगा लेकिन वहां पर मियोसिस और युग्मक संलयन यानी सिंगेमी एब्सेंट रहती है, उसे अपन क्या बोलेंगे? एगैमोस्पर्मी। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड नंबर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन या कायिक प्रवर्धन। अब सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वेजिटेटिव जो वर्ड है उसका मीन क्या है। तो प्लांट जो होता है उसके अंदर जो पार्ट होते हैं बाहर से जो अपन देखते हैं वो सारे वेजिटेटिव पार्ट हैं, जैसे लीफ, स्टेम, रूट, ये सब क्या है? वेजिटेटिव पार्ट है। और वेजिटेटिव पार्ट से अगर प्रोपेगेशन हो रहा है तो उसे क्या बोलेंगे? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन या कायिक प्रवर्धन। यानी आपने बीज की हेल्प नहीं लेनी है प्लांट लगाने के लिए, आपने हेल्प किसकी लेनी है? वेजिटेटिव पार्ट की। अब वो वेजिटेटिव पार्ट कौन सा हो सकता है? वो स्टेम भी हो सकता है, स्टेम, वो रूट भी हो सकता है और वो लीफ भी हो सकता है। यानी ऐसे पार्ट जो वेजिटेटिव या कायिक भाग है उनसे अगर नए प्लांट की फॉर्मेशन हो तो उसे क्या बोलेंगे अपन? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन दो तरीके के हैं, प्राकृतिक और कृत्रिम, यानी नेचुरल नेचुरल प्रोपेगेशन और दूसरा कौन सा हो जाएगा? आर्टिफिशियल। नेचुरल कौन सा होगा? जो अपने आप, यानी मान लो कोई लीफ है वो सॉइल में अपनी जो कंडीशन अप्लाई होती है उसमें अगर मिल जाए तो उससे एक नए प्लांट की फॉर्मेशन हो सकती है। लेकिन अगर आर्टिफिशियल की बात करें तो इसे हम खुद लगाएंगे, यानी ह्यूमन जो है अपने फायदे के लिए इससे नए प्लांट्स की फॉर्मेशन करें तो उसे अपन क्या बोलेंगे? कृत्रिम या आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन। ठीक है, तो अपन पहला टॉपिक डिस्कस करते हैं, प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन या नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। इसके अंदर एक छोटी सी टर्म याद रखनी है आपने कि जो कायिक प्रवर्धन है, यानी कायिक प्रवर्धन में यूजफुल जो पार्ट है, चाहे वो रूट है, लीफ है, वो स्टेम है, उसे हम प्रोपेग्यूल या प्रवर्ध कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1 नंबर के लिए। प्रोपेग्यूल यानी ऐसा पार्ट जिसे हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन या नए प्लांट बनाने के लिए यूज करें वो क्या कहलाता है? प्रोपेग्यूल कहलाता है, प्रवर्ध कहलाता है। टर्म है प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन या नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन अपने आप हो तो उसे नेचुरल कहते हैं। तो इसमें पहला जो पढ़ेंगे वो है तने के द्वारा यानी बाय स्टेम। हम यहाँ डिस्कस कर चुके हैं स्टेम से, रूट से, लीफ से। तो पहला कौन सा है? बाय स्टेम, यानी नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय स्टेम। तो इसके अंदर याद रखोगे आप प्रकंद।
पहला है प्रकंद, यानी प्रकंद के अंदर आएगा अदरक। अदरक जिंजर जो है वो किसका पार्ट है? प्रकंद, यानी एक तरह का तना है और उसी तने से नए इसके प्लांट जनरेट होते हैं। ठीक है। दूसरा आलू, आलू कंद का एग्जाम्पल है। कंद जो है वो एक तरह का ट्यूबर पार्ट है, तना है एक तरह का, जो कि सोइल में फूड स्टोरेज करता है और आलू बनाता है। ठीक है। शलकंद, शलकंद में लहसुन और प्याज याद रखोगे, यानी इसे बल्ब भी कहते हैं, और बल्ब जो होते हैं उसके अंदर लहसुन और प्याज एग्जांपल याद रखना आपने। ठीक है। घनकंद, घनकंद में अरबी की सब्जी खाते ही हैं, तो घनकंद में अरबी याद रखोगे। फिर उसके बाद तीनों एक साथ पढ़ना, भूस्तरी, अंतर भूस्तरी, ऊपरी भूस्तरी। ठीक है, तीनों एक साथ पढ़ोगे। पहला देखो ऊपरी भूस्तरी में घास जो होती है उसकी जड़ें नीचे हैं और वो ऊपर की तरफ चल रही है, जमीन के ऊपर की तरफ चल रही है, तो अपन क्या बोलते हैं उसे? ऊपरी भूस्तरी। उसके बाद अंतः भूस्तरी, पुदीने का जो तना होता है वो जमीन के अंदर, मिट्टी के अंदर अपनी जड़ें निकालता है, तो उसे अपन क्या बोलते हैं? अंतः भूस्तरी पुदीना। और भूस्तरी स्ट्रॉबेरी जो है वो मतलब जैसे सोइल है उस सोइल के ऊपर चलती रहेगी, तो उसे अपन क्या बोलते हैं? ऊपरी भूस्तरी। ठीक है। तो ये नेचुरल है। नेचुरल के अंदर पहला पार्ट कंप्लीट हुआ, जो कौन सा है? तने के द्वारा। और तने के द्वारा जो है उसके एग्जांपल याद कर लीजिए। पहला प्रकंद, दूसरा कंद, तीसरा शलकंद, फिर घनकंद, फिर ऊपरी भूस्तरी, फिर अंतः भूस्तरी, और उसके बाद में भूस्तरी। ये सारे के सारे एग्जाम्पल याद करने हैं। वेजिटेटिव प्रोपिगेशन बाय स्टेम के बाद अपना दूसरा जो टॉपिक है वो है वेजिटेटिव प्रोपिगेशन बाय रूट्स, यानी जड़ों के द्वारा जब कायिक प्रवर्धन होता है तो उसे अपन क्या कहते हैं? जड़ों से कायिक प्रवर्धन की क्रिया। ठीक है। इसमें आपने याद क्या रखना है कि जो जड़ें हैं वो ग्रो कर नए स्टेम का निर्माण करती है, यानी उसके ऊपर प्रोह जो है वो बन जाए। तो जैसे चमेली है, शीशम है, इनकी जो जड़ें हैं उनसे नए स्टेम का निर्माण होना, यानी प्रोह का निर्माण होना क्या कहलाता है? बाय रूट्स, यानी कायिक प्रवर्धन। किसके द्वारा? जड़ों के द्वारा। ठीक है। जैसे कुछ काष्ठीय पौधे हैं, उनकी जो जड़ें होती है उनसे प्रोह का निर्माण होता है। नंबर 2 पर है कंदीय मूलें। कुछ कंदीय मूलें ऐसी होती है जिनके ऊपर अपस्थानिक कलिकाएं, छोटी छोटी कलिकाएं नए प्रोह का निर्माण करती है, तो उसे अपन क्या बोलेंगे? कंदीय मूल से वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, यानी कायिक प्रवर्धन। इसका एग्जांपल याद करना आपने, शकरकंद, डहेलिया, एस्पेरेगस। आपसे पूछ सकता है डहेलिया में किस प्रकार का कायिक प्रवर्धन पाया जाता है, तो आप क्या कहोगे? डहेलिया में जड़ों के द्वारा कायिक प्रवर्धन पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट 3 नंबर जो है वो है पत्तियों के द्वारा याद रखना आपने पत्थर चट्टा का एग्जांपल। पत्थर चट्टा यानी ब्रायोफिलम, इसकी जो लीव्स होती है उन लीव्स के जो किनारे हैं उन किनारों से, यानी ये जो शिराएं बनी हुई है उनके जो किनारे हैं उन किनारों से नए पादप का निर्माण होता है, तो उसे क्या बोलेंगे अपन? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय लीफ इन ब्रायोफिलम। ठीक है। यानी जो पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन हो रहा है वो किसमें हो रहा है? पत्थर चट्टा के अंदर। दूसरा एग्जांपल याद करोगे बिगोनिया के अंदर। बिगोनिया जो है उसके अंदर पर्णवर्त यानी पेटियोल जो है वहां, और पर्ण की शिराओं की सतह पर और पर्णवृंत पर कुछ छोटी बर्ड्स का निर्माण होता है जिनसे नए पादप का निर्माण होगा। यानी हमने ये जितना भी पढ़ा है इसमें क्या है? नए पादप का निर्माण करना है, और नए पादप के निर्माण के लिए हमने यूज क्या करना है? सिर्फ कायिक भाग को। तो पत्तियों द्वारा हो तो उसे पत्तियों द्वारा, जड़ों द्वारा हो तो उसे जड़ों द्वारा। ठीक है। एक इसमें एग्जांपल अपन अलग से याद करेंगे, जननांगों द्वारा, बाय रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। और इसमें एक एग्जांपल याद करना अपने बल्बिल्स। ठीक है। अब बल्बिल क्या है? ये एक तरह की जनन पत्र प्रकलिकाएं, यानी बल्बिल्स है। ये क्या है कि जो पादप है उस पादप पर ऊपर की तरफ कुछ बहुकोशिकीय संरचनाएं बन जाती है।
जिन्हें अपन क्या कहते हैं, बल्बिल्स कहते हैं। और ये बल्बिल जब मात्र पादप से यानी जो मेन प्लांट बॉडी है उससे जब अलग हो जाए और जमीन पर गिर जाए, सॉइल कंडीशन मिल जाए उसे, तो उससे वो नए पादप को जनरेट करता है, नए प्लांट को बनाता है। तो इसलिए याद रखोगे, जननांगों द्वारा या बल्बिल के द्वारा जो कायिक परिवर्तन है वो किस में होता है, रामबास यानी अगेव के अंदर, रतालू डायोस्कोरिया के अंदर। तो ये दो एग्जांपल याद करने हैं, रामबास और रतालू। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। याद रखना आपने, जड़ों के द्वारा, पत्तियों के द्वारा और जनांगों के द्वारा कायिक परिवर्तन। प्राकृतिक कायिक परिवर्तन के बाद पढ़ते हैं अपन कृत्रिम कायिक परिवर्तन। कृत्रिम का मतलब है कि ये मानव के द्वारा यानी ह्यूमन जो है वो अपने फायदे के लिए इन्हें तैयार करे, तो अपन क्या बोलेंगे, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। अभी जो कृत्रिम कायिक प्रवर्धन है इसे अपन तीन तरीके से पढ़ेंगे। एक तो है कटिंग, यानी कोई प्लांट है उस प्लांट में कटिंग करना, उसको काट करके लगाना। दूसरा है लेयरिंग। लेयरिंग का मतलब होता है दाब लगाना, यानी मिट्टी या फिर कोई ह्यूमिड कंडीशन लेकर उसे दबा देते हैं जिससे उसमें नई एडवेंटिशियस बड की फॉर्मेशन होती है, यानी अपस्थानिक कलिकाएं बनती है। तीसरा है ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग का मतलब है रोपण, यानी दो कोई अलग अलग कलम या ग्राफ्ट लेकर उन्हें आपस में जोड़ना, क्या कहलाता है, रोपण या ग्राफ्टिंग। इसमें अपन पहला पढ़ते हैं कटिंग। कटिंग दो तरीके से है, ये तो स्टेम की कटिंग करना और रूट की कटिंग करना। स्टेम की कटिंग, स्टेम जो है कोई भी मेन प्लांट लेंगे उसकी स्टेम को काट कर और उसे एक उसकी अनुकूल परिस्थिति यानी सूटेबल कंडीशन के अंदर उसे लगा देते हैं और उससे नए प्लांट की फॉर्मेशन होती है, तो उसे अपन क्या कहेंगे, कटिंग, है ना। स्टेम कटिंग यानी स्तंभ कर्तन, यानी ये स्टेम है, इस स्टेम को आप काटोगे और काट करके आपने लगा दिया, तो लगाने के बाद में इससे एक नए प्लांट की फॉर्मेशन होगी, तो उसे क्या कहेंगे अपन, स्टेम कटिंग। ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल याद कीजिए इसकी, शुगर केन, गन्ने के अंदर ऐसा होता है, ग्रेप्स, रोज और बोगेनविलिया में कटिंग करने के बाद उसे लगा दें तो नए जितने भी छोटी छोटी कटिंग्स है हर से एक नया प्लांट बनेगा। तो ये एग्जांपल किसके हुए, स्टेम कटिंग के। ठीक है। नंबर 2 रूट कटिंग वही सेम, ये मेन प्लांट बॉडी है उसके अंदर जो प्लांट के रूट्स है उन रूट्स की कटिंग करके अपन क्या लगाएं, लगाने के बाद नए प्लांट की फॉर्मेशन करें, तो उसे क्या बोलेंगे, रूट कटिंग। अब ये मेथड कौन कर रहा है, ये ह्यूमन कर रहा है, तो ह्यूमन अपने फायदे के लिए इनको बना रहा है, तो इसे क्या बोलेंगे, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ठीक है। एग्जाम्पल याद कर लेना इसके, नींबू, अमरूद, सेब और चेरी के अंदर ऐसा किया जाता है। ये इसलिए करते हैं ताकि हम इनमें प्रोडक्शन का लेवल बढ़ा सकें, और प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तभी नए नए प्रोडक्ट और नए नए वैरायटीज इनमें हम तैयार करेंगे। ठीक है। तो कटिंग के अंदर आप याद रखोगे स्टेम कटिंग और रूट कटिंग। एग्जांपल याद कर लीजिए, शुगर केन, ग्रेप्स, रोज और बोगेनविलिया स्टेम कटिंग के लिए, और रूट कटिंग के लिए नींबू, अमरूद, चेरी और सेब। कटिंग मेथड के बाद सेकेंड मेथड जो है वो है लेयरिंग मेथड। लेयरिंग का मतलब होता है दाब लगाना, यानी कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनके अंदर उनकी जो ब्रांचेस है यानी शाखाएं जो है उनको पकड़कर जमीन के अंदर मिट्टी के साथ बांध देना, क्या कहलाता है, दाब लगाना। जैसे छोटा सा एग्जांपल से समझिए, मान लीजिए ये एक प्लांट है, इस प्लांट के अंदर ये जो ब्रांचेस बनी हुई है इन ब्रांचेस को यहाँ से पकड़कर इस तरीके से मिट्टी के अंदर दबा दिया जाता है। अब जब मिट्टी में दबा देंगे तो यहाँ पर सुटेबल कंडीशन यानी अनुकूल परिस्थितियां मिलेगी, जैसे मिट्टी में नमी और नमी के साथ में न्यूट्रिशन, ये सारी चीजें मिलने पर यहाँ छोटी छोटी जो गांठें प्रेजेंट थी जिन्हें अपन इनकी नोड कहते हैं, उन नोड से एडवेंटिशियस बड की फॉर्मेशन होना शुरू होती है और वहां से रूट निकलती है। अब जो रूट निकलेगी तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो प्लांट है ये तो अलग करके अपन नया लगा सकते हैं, मतलब यहाँ पर जब रूट बन चुकी है तो ये तो एक नया प्लांट जनरेट हो गया। तो ये मेथड कौन सा हुआ, टीला दाब विधि। कौन सा मेथड हुआ ये,
टीला दाब विधि। मिट्टी के अंदर आप जब टीला बना रहे हो तो उसे टीला दाब विधि या माउंट लेयरिंग कहते हैं। और इसका एग्जांपल याद करोगे चमेली और मोगरा। ठीक है। नेक्स्ट, एयर लेयरिंग। एयर का मतलब हवा के अंदर लेयर करना है, हवा में एक छोटा सा दाब लगा करके पैकेजिंग करनी है। तो ये जो एयर लेयरिंग है ये होती है मोटे तनों के अंदर, यानी मोटे तने वाले जो प्लांट होते हैं उनकी जो ब्रांचेस है उन ब्रांचेस के अंदर क्या करते हैं कि मान लो ये नोड प्रेजेंट है, इस नोड के ऊपर मिट्टी और मिट्टी के ऊपर कोई मोटा कपड़ा या फिर गोबर का लेप कर देते हैं और उसे नम बनाए रखने के लिए इस पर कुछ कपड़े की इस तरह से लेयरिंग करते हैं ताकि उसके ऊपर पानी की ड्रॉप डालने की व्यवस्था हो सके। जैसे मान लो यहाँ पर एक छोटा सा बकेट रख दिया जिसके अंदर पानी की ड्रॉप जो है वो इस धागे से होते हुए इसको मिलती रहेगी और इसके अंदर क्या है सॉइल, तो यहाँ से उसको न्यूट्रिशन भी मिल जाएगा और पानी भी मिल जाएगा। तो इस कंडीशन में इस नोड से किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, रूट की। तो हम इतना पार्ट काट कर एक नए प्लांट को जनरेट कर सकते हैं। ठीक है। तो इसे अपन क्या कहते हैं, दाब लगाना विधि। दाब लगाने के दो मेथड है, एक तो है वायु दाब और दूसरा है टीला, माउंट लेयरिंग और एयर लेयरिंग। ठीक है। नेक्स्ट, थर्ड जो अपना टॉपिक है वो क्या है, ग्राफ्टिंग। क्या है, ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग के अंदर एक चीज याद रखनी है आपने कि ग्राफ्ट करते समय जो प्लांट या पादप जो है आप काम में ले रहे हैं उसके अंदर दो कंडीशन होगी। क्या कंडीशन, एक तो होगी कि मान लीजिए आपने इसको यहां से कट कर दिया, यानी इस लाइन से ऊपर वाला पार्ट और लाइन से नीचे वाला पार्ट, तो याद रखेंगे जो जड़ों से लगा हुआ यानी जो बेस से लगा हुआ पार्ट है उसे अपन क्या कहते हैं, स्टॉक। स्टॉक। ठीक है। यानी इसे हिंदी में कहोगे आप स्कंद, स्टॉक या स्कंद कहते हैं। और ऊपर वाला जो पार्ट है इसे अपन कहते हैं सियोन यानी कलम। अब ग्राफ्टिंग की जो डेफिनेशन है उसमें अपन देखें कि कलम व स्कंद, सियोन और स्टॉक, इन दोनों को आपस में जोड़ना। ये कलम और स्कंद दोनों आपस में जोड़ना। ठीक है। और इसको टाइटली किसी भी जैसे मान लो अब तो टेप यूज करने लगे, पुराने टाइम में कपड़ा या गोबर से इसको लेप करते थे, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको टैग कर देना, दोनों को जोड़ देना, तो हमारे पास में एक कंडीशन अप्लाई हो जाएगी, उसे अपन क्या कहेंगे, रोपण या ग्राफ्टिंग। इनका यूज जो है नए प्रोडक्शन करने में, जैसे मान लो गुलाब है तो गुलाब में अलग अलग कलर के गुलाब लाकर उनको आपस में जोड़ा जाता है जिसे कलम रोपण कहते हैं। ठीक है। तो ये है ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग में एग्जांपल याद करोगे, गुलाब, आम, सेब, नींबू, अमरूद, इनकी नई नए वैरायटीज बनाने के लिए इस तरह की ग्राफ्टिंग की जाती है जिसके अंदर सियोन और स्टॉक को आपस में जोड़ा जाता है। अब एक चीज देखो कि ये जो स्टॉक है जो जमीन से लगा हुआ है और ये जो सियोन है, इन दोनों के बीच में कैम्बियम प्रेजेंट होती है, ऐदा जिसको कहते हैं। वो ऐदा आपस में इस तरीके से जुड़ जाती है, यानी एक ट्यूब है जिससे न्यूट्रिशन वगैरह ऊपर जा रहा है, तो वो ट्यूबें आपस में जुड़नी जरूरी है। तो वो जब जुड़ जाएगी तो इसका मतलब ये सेट कंप्लीट हुआ। अब जुड़ने के बाद इससे नई ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। तो ये नोट कर लीजिए इसे, कटिंग, लेयरिंग और ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग के अंदर गुलाब, आम, सेब, नींबू, अमरूद, और इसी तरीके से दो डेफिनेशन है, सियोन और स्टॉक। रोपण या ग्राफ्टिंग जो है उसके चार अलग अलग प्रकार हम पढ़ सकते हैं। ग्राफ्टिंग का मतलब हम समझ चुके हैं कि ग्राफ्टिंग के अंदर सियोन और स्टॉक यानी स्कंद और कलम दो पार्ट होते हैं। अब इन्हीं पार्ट को लेकर हम देखें कि इनकी मोटाई और इनकी आकृति, यानी मान लीजिए कलम है, इसकी आकृति, स्टॉक है, इसकी आकृति, दोनों में अगर फर्क है तो वो किस टाइप के ग्राफ्ट बनते हैं। तो ग्राफ्टिंग जो है वो चार प्रकार की है। पहला जो है वो है विप या टंग। टंग मतलब जीभ जैसी स्ट्रक्चर, यानी स्टॉक और सियोन, ये स्टॉक और सियोन, इन दोनों के अंदर अगर देखें तो इस तरह की जीभ जैसी स्ट्रक्चर बने, और ये स्ट्रक्चर जब आपस में दोनों को जोड़ दें और जोड़ने के बाद किसी धागे या किसी कपड़े से इसे टैग कर दें, तो इस मेथड को क्या कहते हैं, जीबी रोपण या विप रोपण या टंग रोपण। टंग ग्राफ्टिंग, विप ग्राफ्टिंग कहते हैं। ठीक है। तो इसके अंदर
आपने देखा कि स्टॉक और सियोन में एक ही स्ट्रक्चर को याद रखना है, टंग जैसी स्ट्रक्चर बनाकर दोनों को जोड़ा गया है। ठीक है, नेक्स्ट वेज। वेज या हिंदी में से कहते हैं फच्चर रोपण। फच्चर रोपण, इसके अंदर क्या होगा कि जो स्कंद है, ये जो आधार से लगा हुआ भाग यानी तना जो जड़ से लगा हुआ है, उस भाग के अंदर इस तरह की वी आकृति बनाएंगे और इसके ऊपर जिस कलम को लगाना है उसे इस आकृति में लगाएंगे। यानी जो कलम है वो तो होगी वेज शेप की और जो स्टॉक है वो होगा वी शेप का। ठीक है, तो स्टॉक वी शेप का और जो सियोन है वो वेज आकृति की। ठीक है, इन दोनों को अगर जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद वही सेम मेथड कपड़े से इसे टैग कर देंगे और ये नए प्लांट की फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट मुकुट रोपण या क्राउन ग्राफ्टिंग। अब क्राउन क्या होता है? ताज। जब स्टॉक जो है उसके ऊपर बहुत सारी कलम यानी सियोन लगा दें तो उसे क्या बोलेंगे अपन? मुकुट रोपण या क्राउन ग्राफ्टिंग। इस तरीके से देखें तो जो बेस वाला पार्ट है जिसे अपन क्या कहते हैं? स्टॉक। तो बेस वाला जो पार्ट है इसका जो डायमीटर या व्यास होता है बहुत ज्यादा होता है। किसके कंपैरिजन में? सियोन के कंपैरिजन में। तो इस तरीके से देखें तो इसमें बहुत सारी अलग अलग इस तरह से लगा सकते हैं और ये जो कलमें लगी हैं तो बहुत सारी कलमें ऊपर लगाने के कारण इसका नाम क्या रख दिया? मुकुट रोपण या क्राउन ग्राफ्टिंग। लास्ट 4 नंबर जो है वो है बड ग्राफ्टिंग। बड ग्राफ्टिंग। बड ग्राफ्टिंग में क्या होगा? जो स्टॉक है यानी जो आधार से लगा हुआ भाग है उसके अंदर टी आकृति की एक शेप बना देते हैं। टी आकृति की शेप बना देते हैं और इस टी आकृति के अंदर सियोन यानी कोई बड कलिका लाकर इस तरह से जोड़कर और उसे धागे से बांध देते हैं। दोबारा सुन लीजिए, विप टंग के अंदर जीबी आकृति बनेगी और दोनों को जोड़ देंगे। वेज के अंदर वेज आकृति बनानी है सियोन की, लेकिन दोनों का डायमीटर सेम होना चाहिए। उसके बाद मुकुट के अंदर जो स्टॉक है उसका डायमीटर बहुत ज्यादा होता है और जो कलिकाएं होती है वो बहुत कम डायमीटर की होती है और बहुत ज्यादा अमाउंट में उसमें लगा सकते हैं। और बड के अंदर कोई भी बड टी शेप का जो खांचा होगा, जो अपने स्टॉक के अंदर जो एक छोटी सी आकृति बनाएंगे उसके अंदर बांध कर उसे टैग कर दिया जाता है, तो उसे बोलते हैं बड ग्राफ्टिंग। तो ये सारे मेथड क्या है? आर्टिफिशियल है। तो आर्टिफिशियल होने के कारण इसे बोलेंगे अपन कि ह्यूमन ने बनाया, इसको ह्यूमन ने बनाया इसीलिए आर्टिफिशियल है। और हमने जो पहले पढ़े थे वो कौन से थे? प्राकृतिक थे, जो नेचुरल अपने आप नेचर में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट कंप्लीट हुआ। यानी ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो पार्ट है वो सारे कंप्लीट हुए। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो।